नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, इस समय हर जगह चर्चा का विषय तालिबान बना हुआ है। न्यूज़ चैनल से लगाए सोशल मीडिया तक तालिबान की धमक नज़र आ रही है। तालिबान ने पूरी दुनिया के सर पे पाँव रख दिया है और सभी महाशक्तियों को धता बता दिया है। उसने जो है दिखा दिया कि जुनून के दम पे जो है बड़े से बड़े महाशक्ति का भी सामना किया जा सकता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा तालिबान के समर्थक में नहीं हूँ, लेकिन तालिबान ने वाकई में इतनी दृढ़ता के साथ युद्ध लड़ा और इंतज़ार किया, और महाशक्ति अमेरिका विवश होकर जो है अफ़गानिस्तान से खाली हाथ बेरंगत के साथ वापस लौटी, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। हालांकि इसके पक्ष में क्यों सैनिकों की वापसी हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपना वक्तव्य दिया है। कुछ हद तक हम उनके वक्तव्य से भी सहमत हैं। उन्होंने कहा कि जो स्वयं अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा तो तीसरा कब तक वहाँ जो है उसकी लड़ाई लड़ेगा। किसी तीसरे के द्वारा वहाँ पे संभव ही नहीं है कि एक अस्थायी, स्थिर और लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की जा सके। तो उनका भी दिया गया तर्क एक तरह से सही है। आइए हम देखते हैं तालिबान की पूरी कहानी, कैसे तालिब से तालिबान बना और क्यों जो है अफ़गानिस्तान को साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है। अफ़गानिस्तान एक स्थलबद्ध रुद्ध देश है जिसे ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है। शायद धरती पर ऐसा कोई देश होगा जो इतनी ज़्यादा समय तक जंग में उलझा रहा हो। तालिबान और अफ़गानिस्तान में बहुत सारे साम्राज्य जो है डूब गए, जिसमें बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ जो अपने चरम पर थी, यूएसएसआर, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, इन लोगों ने हार मान लिया। इन्हें एहसास हो गया कि वो तालिबान पे, अफ़गानिस्तान पे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, जिसका सबसे प्रमुख कारण अफ़गानिस्तान का भूगोल है। अफ़गानिस्तान का भूगोल एक बिल्कुल अलग है। वहाँ की पथरीली पथरीली पहाड़ी ज़मीनें किसी भी सेना के लिए दम घुटाने वाली है। आज वहाँ की उमस से संपूर्ण विश्व जो है जल रहा है। तो मित्रों, हम देखते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें लगभग 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1919 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा अफ़गानिस्तान को आज़ादी मिल गई। अंग्रेज़ों ने काफ़ी समय तक जो है अफ़गानिस्तान पर शासन करने की मंशा के अनुरूप जो है लड़ाई लड़ी, और उन्हें ऐसा लगा कि अफ़गानिस्तान एक वाइट एलिफेंट है। जितना वहाँ से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है। इसलिए 1919 ईस्वी में अंग्रेज अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए। उसके बाद अफ़गानिस्तान में राजशाही शासन का आरंभ होता है, जो लगभग 54 वर्षों तक चलता है। अंतिम राजशाही शासक जो है मोहम्मद जहीर शाह थे। मोहम्मद जहीर शाह 1973 ईस्वी में बीमार हो गए थे। इलाज हेतु इटली गए। जब ये इटली गए तो इनका सेनापति दाऊद खान था, उसने तख्ता पलट कर दिया। जनता भी राजशाही शासन से ऊब गई थी। दाऊद खान ने लोगों को लोकतंत्र व संविधान का दिलासा दिया कि वो आएगा तो आप लोगों के अधिकारों को बढ़ाया जाएगा, आप देश को जो लोकतंत्रात्मक किया जाएगा। तो जनता भी दाऊद खान के सपोर्ट में आ गई और मोहम्मद जहीर शाह का तख्ता पलट हो गया। ये आपके दाऊद खान हैं। दाऊद खान ने आवाम को लोकतंत्र लाने का वायदा किया, लेकिन 1977 ईस्वी में संविधान और लोकतंत्र के नाम पर सिंगल पार्टी सिस्टम लेके आए कि उसमें सिर्फ एक ही पार्टी होगी और उसी का जो है एक मुखिया होगा जो देश को चलाएगा। मतलब उनकी मंशा आजीवन जो है अफ़गानिस्तान पे राज करने की थी। अफ़गानिस्तान में दाऊद खां के इस स्टंट से जो है जनता में फिर विरोध होने लगा। 1978 ईस्वी में सौर क्रांति की
शुरुआत हुई, जिसका नेता नूर मोहम्मद तारिकी था। अब नूर मोहम्मद तारिकी की यहाँ से एंट्री होती है। नूर मोहम्मद तारिकी के नेतृत्व में दाऊद खां पे इतना दबाव बन जाता है कि उसे सत्ता छोड़नी पड़ती है। नूर मोहम्मद तारिकी अफगानिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति घोषित किए जाते हैं। नूर मोहम्मद तारिकी सोवियत संघ के बहुत ही करीबी थे, इसलिए सोवियत संघ के निर्देशानुसार अफगानिस्तान में काम करने लगे हैं। सोवियत संघ उस समय अपने चरम पे था, एक कम्युनिस्ट देश था, उसे धर्म से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। तो जब इन्होंने आधुनिकीकरण की शुरुआत की तो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सारे कबीले हैं और हर कबीले का अपना अलग अलग पहचान, संस्कृति और रहन सहन, वेशभूषा है। तो आधुनिकीकरण के नाम पे उनकी संस्कृतियों में हस्तक्षेप होने लगा। सामाजिक सुधार के नाम पे मोहम्मद तारिकी जी ने एक आदेश लाया कि जो अमीरों की ज़मीन है वो गरीबों को वितरित की जाएगी, जिसके कारण सभी अमीर इनके खिलाफ हो गए और इनका बहुत ही ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया। इन्होंने महिलाओं को आज़ादी एवं महिलाओं की शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया, जो बहुत सारे कबीलों को रास नहीं आई। ये सब घटनाक्रम जो है अमेरिका के द्वारा देखा जा रहा था। अमेरिका मौके की तलाश में था और उसे मौका मिल गया। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान मुस्लिमों को भड़काना शुरू किया तथा जो नूर मोहम्मद तारिकी के गृह मंत्री थे हफीजुद्दीन अमीन, उनको अपने फेवर में ले लिया, फंड और लालच देके कि आने वाले समय में आप जो है अफ़गानिस्तान के शासक बनेंगे। हफीजुद्दीन अमीन द्वारा जो है हफीजुद्दीन अमीन जो है अमेरिका से मिलके पाकिस्तान के माध्यम से धीरे धीरे मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग की जाने लगी। मुजाहिदीन होते हैं जो धर्म के लिए लड़ते हैं। और ये सब घटनाक्रम देखते हुए नूर मोहम्मद तारिकी का विरोध धीरे धीरे बढ़ता गया। वे जो है मास्को गए। मास्को में इन्हें रूस के द्वारा सलाह दी गई कि आप विकास के कार्यों को, आधुनिकीकरण को रोक दीजिए और जब तक विरोध के स्वर दब नहीं जाते हैं तब तक आप उनके हिसाब से शासन करिए और अपने गृह मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को पद से हटा दीजिए। हफीजुद्दीन अमीन को ये सूचना जो है CIA द्वारा पहले ही दे दी गई थी कि नूर मोहम्मद तारिकी आते ही आपको पद से हटा देंगे। जैसे नूर मोहम्मद तारिकी काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, हफीजुद्दीन अमीन द्वारा नूर मोहम्मद तारिकी के पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी जाती है। और हफीजुद्दीन अमीन के द्वारा उठाए गए इस कदम से सोवियत संघ बहुत ही नाराज़ होता है। उस प्रत्यक्ष रूप से सोचता है कि हमारे ऊपर ही हमला है, क्योंकि नूर मोहम्मद तारिकी उसके पिट्ठू थे और बेहद करीबी थे। नूर मोहम्मद तारिकी की मौत से गुस्सा होकर सोवियत संघ जो है 25 दिसंबर 1979 ईस्वी को हमला कर देता है। लगभग 3 महीने शासन करने के बाद हफीजुद्दीन अमीन की हत्या सोवियत संघ की सेना द्वारा कर दी जाती है। सोवियत संघ द्वारा हफीजुद्दीन अमीन की मौत और रूस की सेना के द्वारा अफ़गानिस्तान पे हमले का फ़ायदा उठाते अमेरिका जो है मुजाहिदीनों को भड़काता है और उसे रूसी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार व फंड उपलब्ध कराता है तथा पाकिस्तान के माध्यम से लगभग 1 लाख मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग देकर अफ़गानिस्तान में रूसी सेना से लड़ने के लिए भेजता है। धीरे धीरे युद्ध लगभग 10 साल तक चलता है। रूसी सेना को ये आभास होता है कि यहाँ की परिस्थिति उनके लिए बिल्कुल अलग है और जो मुजाहिदीन हैं वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। और लगभग 10 साल बाद 15 फरवरी 1989 को रूसी सेना की वापसी हो जाती है। इसके बाद अफ़गानिस्तान में नेतृत्व को लेकर कबीलों के बीच जंग स्टार्ट हो जाता है। अब जंग में जो कबीला धीरे धीरे छोटे कबीले समाप्त होते गए, उन्हीं में से एक कबीला जो है तालिब उभर कर सामने आया। तालिब छात्रों का संगठन था जो बहुत ही मजबूत संगठन बन गया था और नेतृत्व की जंग में सबसे ताकतवर बनकर तालिब उभरा। तालिब की स्थापना मुल्ला उमर के द्वारा किया गया था। मुल्ला उमर ने ही इसको तालिब से तालिबान का नाम दिया। 1998 में तालिबान सरकार का गठन किया गया। तालिबान सरकार पूरी तरह से जो है धार्मिक रूप से कट्टर थी और उसने जो है शरिया कानून के तहत शासन करना आरंभ किया, जिससे
महिलाओं का शोषण, ये आपके मुल्ला उमर थे, महिलाओं का शोषण, बच्चों का शोषण और वृद्धों का शोषण होने लगा तथा लोगों के अधिकारों को सीमित करने दिया लगा गया, मानवाधिकार का हनन होने लगा जिसका काफ़ी बड़े पैमाने पे विरोध हुआ। ये सब अफगानिस्तान राज्य की तस्वीरें हैं। और लेकिन उसी समय अफगानिस्तान में काबिज तालिबान द्वारा एक बहुत बड़ी गलती कर दी गई। उसने 2001 ईस्वी में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर दिया, जिससे अमेरिका को बहुत ही गहरा आघात हुआ। उस समय राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने अफगानिस्तान से तालिबान को उखाड़ फेंकने की ठानी। उसी के क्रम में अमेरिका द्वारा तालिबान में बहुत ज़्यादा हमले किए गए। लगभग 75,000 मुजाहिदीनों की मौत हुई और इसमें लगभग 5 से 6,000 अमेरिकी सैनिक भी शहीद हो गए। और अमेरिका ने तालिबान को वहाँ से जड़ से उखाड़ फेंका तथा तालिबान में अफगानिस्तान में लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। वहाँ की सेनाओं को ट्रेनिंग दी, लगभग 3.5 लाख सैनिकों की फ़ौज तैयार की। ये सब करने में अमेरिका को 20 साल लग गए। 20 साल तक अफगानिस्तान की पथरीली पहाड़ी ज़मीनों को खाक छानने के बाद हजारों सैनिकों की कुर्बानी और लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर पैसा बर्बाद करने के बाद अमेरिका की वहाँ से वापसी की घोषणा होते ही हालात फिर वही हो गए। हम फिर वही 1998 में आ गए। तालिबान का फिर से जो है अफ़गानिस्तान पे कब्जा हो गया। अमेरिका ने कहा था कि लगभग 90 दिन लगेंगे तालिबान को कब्जा करने में, लेकिन तालिबान ने लगभग 1 सप्ताह के भीतर ही काबुल पे कब्जा कर लिया और यहाँ के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। मतलब 3.5 लाख की सुसज्जित सेना, प्रशिक्षित सेना और 75,000 लड़ाकों के सामने आत्मसमर्पण कर दी। कहीं पे भी कोई लड़ाई नहीं हुई, आसानी से तालिबान ने जो है अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया। अब देखना यह है कि तालिबान की मानसिकता क्या फिर वही है या उसमें कुछ विशेष बदलाव आया है। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न सबके मन में आता है। अमेरिका के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया, इसके पीछे ज़रूर कोई जियो पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने फ़ायदे से संबंधित निर्णयों को ही लेता है। अब देखना ये है कि अफ़गानिस्तान के नागरिकों का क्या होगा। क्या अफ़गानिस्तान के नागरिक ऐसे ही अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे, शरिया कानून के तहत उन्हें जो है प्रताड़ित होना पड़ेगा, या फिर जो है तालिबान के अंदर कुछ बदलाव आएगा, वह दुनिया से कदम मिला के चलने की मंशा के अनुरूप हो सकता है, अपने नागरिकों की सुख सुविधाएं और अधिकारों का ध्यान रखें। तो क्या अशांत और अस्थिर रहना ही अफ़गानिस्तान की नियति है। शायद इतिहास खुद को इसलिए बार बार दोहराता है कि हम उसे भूले न। अफ़गानिस्तान का ये इतिहास रहा है, वह साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है, लेकिन विश्व सत्ता को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो इतिहास भूल जाता है उसे न भूलने वाला एक भूगोल जरूर मिलता है। इसलिए अफ़गानिस्तान का एक ऐसा भूगोल है जिसे भूलने से भी भुलाया नहीं जा सकता है। और अफ़गानिस्तान में तालिबान को खड़ा करने में जिन लोगों का हाथ है, आने वाले समय में निश्चित रूप से वे लोग स्वयं अब तालिबान से प्रताड़ित होंगे, परेशान होंगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। ठीक उसी तरह से जैसे अमेरिका ने रूसी सेना से लड़ने के लिए तालिबान लड़ाकों को प्रशिक्षित किया, फंड दिया, हथियार दिया और अमेरिका को उससे लड़ना पड़ा और 20 साल लड़ाई के बाद भी अमेरिका वहाँ से दुम दबा के भागना पड़ा, जिससे विश्व स्तर पर उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो ठीक उसी तरह से पाकिस्तान का भी हाल यही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान के तर्ज पे ही तहरीक तालिबान बनाया गया है। तहरीक तालिबान भी चाहता है कि शरिया कानून पाकिस्तान में भी लागू किया जाए और उसका एक अपना अलग एजेंडा है। तहरीक तालिबान मतलब छात्रों का एक संगठन है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा आने वाले समय में खतरा बनेगा। तालिबान जैसे ही अस्थाई
हो जाएगा तो ये तहरीक तालिबान को समर्थन करेगा। ऐसे में इमरान खान को फिर अपनी गलती का, पाकिस्तानी नेतृत्व को अपनी गलती का एहसास होगा। और देखिए भविष्य के गत में ये सब चीज़ें हैं कि आखिर होता क्या है। तो मित्रों, ये जो है कि अफ़गानिस्तान में इस समय समझे नेतृत्व को लेकर गृह युद्ध छुड़ा हुआ है, और ये कहाँ तक जाएगा, आगे क्या हो गया, क्या कोई महाशक्ति। हालांकि यूरोपीय यूनियन ने तो तालिबान को मान्यता देने से सीधे मना कर दिया है, लेकिन रूस और चीन की मूक सहमति से तालिबान के हौसले बुलंद है। उसे भरोसा है आज नहीं तो कल उसे विश्व के अन्य देशों का भी साथ मिलेगा, और वही अब जो है अफ़गानिस्तान में सरकार बना के नेतृत्व करेगा। तो ठीक है मित्रों, ये पूरी कहानी थी तालिब से तालिबान बनने की। और इसमें जो है कि बहुत लोगों का विशेष योगदान है, जो आज तालिबान इतना शक्तिशाली हो गया है। और वर्तमान परिदृश्य में कोई भी देश युद्ध में उलझना नहीं चाह रहा है। वो समझ रहा है कि हम युद्ध में उलझेंगे तो हमारा नुकसान होगा, और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हम पीछे हो जाएंगे। शायद यही सोच अमेरिका की रही होगी कि लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च करना बहुत बड़ी जो है कि बात होती है। भारत की लगभग इकोनॉमी भी इसी के आसपास है, तो भारत की इकोनॉमी के बराबर पैसा अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में लगा दिया, और अमेरिका को मिला क्या, कुछ नहीं। तो यही सब सोच के जो है अमेरिका वहाँ से बैक हुआ होगा। और अब देखिए अफ़गानिस्तान के लोगों का क्या होता है, भारत का क्या होता है, क्योंकि भारत का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगाया गया है अफ़गानिस्तान में। हालांकि तालिबान ने कहा है उसकी ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा, और सभी देशों के जो है निवेश यहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो ठीक है मित्रों, हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।